ये कहानी है स्वाभिमानी नरेन और उसके परिवार की। जीवन की गाड़ी जब गरीबी और मजदूरी की पटरी पर डगमगाने लगती है, तब इंसान का असली चरित्र सामने आता है। लालच और इंसानियत के बीच के संघर्ष की शुरुआत होती है एक गांव के घर से, जहां से नरेन को बेदखल किया जा रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगी मुखिया जी, वो भी घर पर नहीं है। कृपया हमें कुछ और दिनों का समय दे दें। अरे नहीं नहीं, तुम्हें और समय नहीं दिया जा सकता। मैंने वो घर ज्येष्ठ के महीने में ही तुम्हारे पति से खरीदा था। आज जाऊंगा कल जाऊंगा करते हुए 5 महीने बीत गए। अब तुम्हें घर छोड़ना ही होगा, समझी? वो अपने एक दोस्त से कुछ पैसे लाने गए हैं। लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। तब या तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे या फिर घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, अब मैं एक पल का भी समय नहीं दूंगा। तुम यहाँ से विदा होगी या फिर जबरदस्ती बाहर निकालूं? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुखिया, मैं आ गया हूँ। अभी आपको सब कुछ समझा कर विदा हो जाऊंगा। आप आ गए, देखिए हमें निकाल रहे हैं। चलो भाग्यवान, अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। जो व्यक्ति एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके साए में एक पल भी नहीं रहूंगा। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें रहने के लिए कहा किसने है? जल्दी विदा होकर मुझे मुक्त करो। जा रहा हूँ मुखिया बाबू। एक दिन मुझे सहारा देकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया था, उसके लिए मैं आभारी हूँ। तुम खड़ी क्यों हो भाग्यवान? जल्दी जाकर अपना सामान ले आओ। हम अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। उनसे कहिए ना कि आज की रात का समय दे दें। इसके जैसे पाखंडी से मैं और विनती नहीं करूंगा। तुम जल्दी जाकर कपड़े और सारा सामान लेकर आओ। पापा, ओ पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटा, जहां ऊपर वाले ने हमारे लिए ठिकाना रखा होगा वहीं जाएंगे। और आप भी सुन लीजिए मुखिया बाबू, एक दिन आप मुझे ढूंढेंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। अरे जा जा, तुझे ढूंढने का ना तो मेरे पास समय है और ना ही इच्छा, समझा? मेरी आंखों के सामने से दूर हो। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ नरेन का परिवार अपने घर की सीमाओं को पीछे छोड़ आया है। रास्ते अनजान हैं और मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। तपती धूप और लंबी राह ने सावित्री और तपन को निढाल कर दिया है। अब उनके सामने केवल एक ही सवाल है, आज की रात कहाँ बीतेगी? मैं अब और नहीं चल पा रही हूँ। और कितनी दूर जाना है? थोड़ा और कष्ट सह लो भाग्यवान। सामने बस्ती है, वहां पहुंचते ही कोई सहारा मिल जाएगा। बस्ती में किसके पास जाएंगे? यहाँ तो हमारा कोई परिचित नहीं है। वो तो ठीक है, पर किसी न किसी के घर तो रुकना ही होगा। आज की रात किसी के सहारे रहकर कल कुछ उपाय करेंगे। तो फिर हम यहीं रुक जाते हैं। तपन को भी बहुत कष्ट हो रहा है, वो और नहीं चल पा रहा। यहाँ हम विश्राम करते हैं। आप जाकर देखिए कि किसी के घर ठिकाना मिल सकता है क्या? ठीक है, सामने एक बरगद का पेड़ दिख रहा है, चलो वहीं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। ठीक है, चलिए। एक बात बताओ, अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, डर कैसा? और फिर तपन तो साथ है ही। ठीक है, सावधानी से जाना। नरेन उम्मीद की एक किरण तलाशने के लिए गांव की ओर निकल पड़ा, जबकि सावित्री और तपन उस विशाल और पुराने बरगद के पेड़ की छांव में अपनी किस्मत के भरोसे ठहर जाते हैं। बरगद की वो गहरी जड़ें मानो उन्हें दिलासा दे रही थीं कि कोई भी मुसाफिर इस दुनिया में बेसहारा नहीं रहता। अब घर में कोई है? क्या घर में कोई है? अरे इतनी रात को कौन आया है? मैं एक परदेसी मुसाफिर हूँ, आपके पास थोड़ी सी पनाह की उम्मीद से आया हूँ। परदेसी मुसाफिर? आपका घर कहाँ है? तालासारी गांव, यहाँ से 20 कोस दूर। तालासारी? अरे वो तो बहुत दूर है। इतनी दूर किस लिए आए हैं? उस गांव में सब कुछ बेचकर चला आया हूँ, साथ में मेरा परिवार भी है। आज अगर थोड़ा सहारा मिल जाए तो कल कोई रास्ता निकाल लूंगा। नहीं नहीं महाशय,
मैं आपको सहारा नहीं दे पाऊंगा। अनजान लोगों को इस गांव में पनाह देना मना है। अरे नहीं नहीं महाशय, मैं एक भला मानस हूँ। वो तो आपके माथे पर नहीं लिखा है। ओह, तो आप सहारा नहीं देंगे? नहीं, फिलहाल वैसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। एक काम कीजिए, आज रात किसी तरह पेड़ के नीचे बिता दीजिए। कल सुबह राय चौधरी जी के पास जाकर आपकी बात कहूंगा। वे चाहें तो आपकी मदद कर सकते हैं। उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, कल मैं खुद जाकर उनसे मिल लूंगा। तेवर तो देखो, मदद करना चाहा तो उल्टा सुनाकर चला गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि बिन मांगे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। जाने दो भाड़ में। माँ, ओ माँ, इतनी देर हो गई, पापा अभी तक नहीं आए। पापा कब आएंगे माँ? आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। थोड़ा धीरज रख। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को नहीं दोगी? तेरे पापा आ जाए तो कहूंगी दुकान से कुछ खरीद लाएं। अच्छा माँ, क्या इस बरगद के पेड़ के अंदर रहा जा सकता है? तब पागल, क्या पेड़ के अंदर इंसान रहते हैं? देखो माँ, पेड़ के अंदर कितनी बड़ी एक कोठरी है। अरे सच में? ऐसी कोठरी तो मैंने किसी पेड़ में ना देखी। चलो माँ, अंदर जाकर देखते हैं। नहीं बेटा नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। पहले तेरे पापा आ जाए फिर देखेंगे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम लोग? जी, तो क्या कहीं रहने का इंतजाम कर पाए? नहीं भाग्यवान, कई गृहस्थियों से कहा पर कोई सहारा देने को राजी नहीं हुआ। इस गांव के लोग बड़े स्वार्थी लग रहे हैं। मुसीबत में सुनकर भी कोई सहारा नहीं देता। अरे छोड़ो उनकी बातें, आज की रात किसी तरह यहीं बिता देंगे। तुम्हारे लिए पोहा मुरमुरा लाया हूँ, पेट भर के खा लो। जी, मैं कह रही थी कि तपन ने एक जगह देखी है इस पेड़ के अंदर, जरा देखकर तो आइए। क्या वहाँ रहा जा सकता है? पेड़ के अंदर? कहाँ? दिखाओ तो। वो रहा पापा, वो देखो। ये तो बहुत सुरक्षित जगह है। बाहर से समझ ही नहीं आता कि अंदर इतनी खाली जगह है। हाँ, जगह बहुत सुरक्षित है और रहने लायक भी। तो फिर अब चिंता नहीं है भाग्यवान। चलो आज की रात यहीं रुक जाते हैं। इस कोठरी में हमें कोई डर नहीं। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। तपन, सारा सामान कोठरी के अंदर रख दे। मजा आ गया, मजा आ गया। अब हम पेड़ के अंदर रहेंगे। थोड़ा मुरमुरा खाकर कोई इंतजाम कीजिए। ऐसे और कितने दिन चलेगा? सर छिपाने के लिए एक जगह का इंतजाम तो करना ही होगा। हाँ भाग्यवान, इंतजाम हो जाएगा। ये जगह मुझे पसंद आ गई है। सुना है ये सरकारी जमीन है और चौधरी लोग इसका उपभोग कर रहे हैं। उनसे पूछकर देखता हूँ कि क्या यहाँ एक कमरा बनाया जा सकता है। हाँ जी, जगह बहुत सुंदर है। आप राय चौधरी जी से पूछकर देखिए कि इस पेड़ के नीचे एक कमरा बनाया जा सकता है क्या। ठीक है, मैं जाता हूँ। उम्मीद है कोई इंतजाम हो जाएगा। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे गांव के मुखिया ने तुम्हें निकाल दिया है ना? हाँ चौधरी महाशय, उनके पास अपना घर गिरवी रखकर बेटे का इलाज कराया था। समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो तो ठीक ही है, गिरवी के पैसे नहीं दे पाओगे तो वे लेंगे ही। तो बेटा,
मेरे पास क्यों आए हो? मैं कुछ नया गिरवी रखकर पैसे नहीं दे पाऊंगा। नहीं नहीं चौधरी महाशय, मैं उसके लिए नहीं आया। मेरे पास गिरवी रखने के लिए बचा ही क्या है। मैं इस गांव में रहने की अनुमति लेने आया हूं। इस गांव में रहने के लिए अनुमति क्यों चाहिए? कोई नया घर देखकर रहने लगो। वैसा घर ही तो नहीं मिल रहा और हाथ में पैसे भी नहीं है, इसलिए सोच रहा था कि उस बरगद के पेड़ के नीचे फिलहाल एक झोपड़ी बना लूं। बरगद का पेड़? मतलब गांव के पास वाले उस पुराने बरगद की बात कर रहे हो? वहां कौन रहता है? वहां तो भूत प्रेतों का अड्डा है। उसकी चिंता आप ना करें, देखिएगा कुछ ही दिनों में सब साफ सफाई करके उसे रौनक वाला बना दूंगा। ठीक है, जाओ, जाकर काम शुरू करो। चौधरी महाशय। अरे रघु, अचानक इस तरफ? आपकी जमीन का लगान देने आया हूँ। वो आदमी यहाँ क्यों आया था? परदेसी आदमी है, गांव के आखिरी बरगद के पेड़ के नीचे रहना चाहता है। मैंने अनुमति दे दी। तुम तो जानते ही हो, मैं लोगों का दुख कष्ट नहीं देख पाता। हो, तो आखिरकार वो बरगद के नीचे ही जा टिका। कल रात मेरे पास आया था, पर मैंने पनाह नहीं दी। घर में जगह दो तो कब क्या कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा किया रघु, फालतू लोगों को पनाह नहीं देनी चाहिए। चाय पियोगे? मंगवाता हूँ। हो जाए तो बुरा नहीं है, चाय पीकर फिर लगान का हिसाब देता हूँ। ठीक है। ए मीनू, चाय दे जा तो। माँ, ओ माँ, पापा अभी तक नहीं आए। पापा कब आएंगे माँ? आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। चौधरी के घर गए हैं, उनसे पक्की बात करके ही आएंगे। वहाँ क्या इतनी बातें हो रही हैं माँ? सुना नहीं, हम इस बरगद के नीचे घर बनाएंगे। राय चौधरी से उसी की अनुमति ले रहे हैं। भाग्यवान, ओ भाग्यवान। हाँ जी, क्या बांस ले आए? हाँ भाग्यवान, चौधरी महाशय ने यहाँ रहने की अनुमति दे दी है, इसलिए अब देर नहीं की। जंगल से बांस काट लाया हूँ। घोष महाशय ने भी कहा है कि वे थोड़ा छप्पर के लिए पुआल दे देंगे। अच्छा किया, उसी से एक कमरा बन जाएगा। अब कुछ खाकर काम शुरू कर दीजिए। मैंने कुछ रोटियां बनाई हैं। इतनी जल्दी रोटियां भी बना ली? आटा कहाँ से मिला? हाथ में 2 रुपये थे, उसी से खरीद लाई। बहुत अच्छा, तो खाने को दो, फिर काम शुरू करता हूँ। भाग्यवान, एक और पुआल की गड्डी देना। ये जगह अभी खाली है। और गड्डी नहीं है जी, डालियां ढकने में सब खत्म हो गई। ठीक है, आज फिर उतर जाता हूँ। कल घोष बाबू के यहाँ से कुछ गड्डियां लाकर यहाँ लगा दूंगा। हाँ जी, घर तो बन गया, अब खाने का कुछ इंतजाम करना होगा। हाँ हाँ करो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। पर घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या पकाऊंगी? रुको, मैं अभी दुकान से चावल दाल खरीद लाता हूँ। उससे पहले जरा नहा लूं। अच्छा सुनिए, हाथ में बस कुछ ही रुपये बचे हैं, इससे कल तक तो चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ सोचा है? नहीं भाग्यवान, अभी तक कुछ नहीं सोचा। मैंने एक तरकीब निकाली है, अगर उस हिसाब से काम करें तो थोड़े ही दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। क्या तरकीब है भाग्यवान? आज सारा दिन मैंने देखा है कि यहाँ से बहुत से लोग बाजार जाते हैं। हाँ हाँ, यहाँ से पहाड़ तली हाट 10 कोस दूर है, सब वहीं जा रहे हैं। इतनी दूर आने जाने में सबको बहुत कष्ट होता है, इसलिए वो इस बरगद के नीचे बैठकर सुस्ताते हैं। अगर यहाँ एक छोटा सा होटल खोल लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।
अब बात तो गलत नहीं कही तुमने। रोजाना नाश्ते और खाने का इंतजाम हो तो लोगों को भी फायदा होगा और हमारे हाथ में भी थोड़े पैसे आएंगे। तो आज ही आप हाट से कुछ सामान खरीद लाइए। कल सुबह से मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। देखते हैं इस काम से किस्मत बदलती है या नहीं। बहुत खूब। तो मैं अभी जाता हूँ, पहले नहा लूं। पापा मैं भी आपके साथ आऊंगा। आजा जल्दी आ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। उसके बाद नरेन और तपन बाजार जाकर खाने का सामान लाते हैं और अपने बरगद के पेड़ के नीचे ढाबा शुरू कर देते हैं। पहले तो कम ही लोग वहाँ रुकते थे, लेकिन धीरे धीरे खाने की सुगंध और अच्छा खाना होने से वहाँ अच्छी खासी भीड़ लगने लगी। अब नरेन ने मदद के लिए 2 लड़के भी रख लिए। होटल में इतने सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ एक भी आदमी नहीं है। ए भोला, बबलू, जल्दी यहाँ आओ। मुझे बुलाया काका? हाँ हाँ, उस उत्तर वाली मेज पर खाना दो। वे लोग कब से आकर बैठे हैं और अपनी मालकिन से जाकर कह कि जल्दी चावल चढ़ाए, आज बहुत भीड़ होगी। जा रहा हूं। अरे घोष महाशय, अचानक कैसे आना हुआ? ओड़ी बाबा नरेन, तुम्हारे पास एक खास जरूरत से आया हूँ। क्या जरूरत है बताइए घोष महाशय। उस बार आपने जो मदद की थी, आपके घर से बांस और पुआल लाकर ही मैं ये घर बना पाया था। वो उपकार भूलने लायक नहीं है। बताइए किस लिए आए हैं? ओड़ी बाबा, मैं इतने दिनों से हाट में मिठाई बनाकर बेचता था बेटा, पर अब उम्र हो गई है, हाट तक नहीं जा पाता। इसलिए सोच रहा था कि पास ही कहीं एक दुकान खोल लूं। तुम्हारे यहाँ रोजाना इतने लोग आते हैं, अगर होटल के पास एक दुकान खोलने की अनुमति दे देते। अरे अरे, इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है? ये जगह तो आप ही के गांव की है। मैं तो बस चौधरी महाशय से पूछकर यहाँ टिका हूँ। आप कल से ही दुकान लगा लीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और तुमने मुझे बचा लिया बेटा, वरना आज बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इंसान ही तो इंसान के काम आएगा ना, वरना इंसान होने का क्या फायदा? ठीक कहा बेटा, बहुत सही बात कही। अब मैं चलता हूँ, कल बात होगी। हाँ जी, वो क्यों आए थे? हमारे होटल के पास अपनी मिठाई की दुकान लगाने के लिए। मैंने कह दिया कि कल से ही काम शुरू कर दें। अच्छा किया, उनका परिवार ठीक से नहीं चल रहा। बूढ़े आदमी हैं, दूर के हाट तक जा भी नहीं पाते। इसलिए तो कहा। वैसे भी बरगद की छांव को लेकर मेरी दूसरी योजना है। यहाँ एक सुव्यवस्थित हाट तैयार करेंगे। इससे आसपास के गांवों के लोगों का कष्ट कम हो जाएगा। ये काम अगर लोगों की आंखों में खटकने लगा तो मुझे बहुत डर लगता है जी। हमारे इस सुखी संसार में फिर से कोई तूफान आ जाए, मैं ये ना चाहती। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम फालतू की चिंता मत करो। हाट होगा तो अच्छा ही होगा। अच्छा हो तो अच्छा ही है। फिलहाल मैं जाती हूँ, फिर से खाना चढ़ाना है। चौधरी महाशय, अरे ओ चौधरी महाशय, अरे घर पर हैं? कौन? नरेन है क्या? नहीं, मैं रघु हूँ। ओ रघु, आओ आओ। अचानक क्या बात है? नरेन के बारे में बात करने आया हूँ। क्या बात है भाई? सुना है वो बरगद के नीचे व्यापार करके अमीर बन गया है। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। बाहर का एक आदमी हमारे गांव में आकर इतना अमीर हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या मैं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ? पर क्या करें, हमारे हाथों में क्या है? जिसका व्यापार है वो कर रहा है। हमारे पास करने को बहुत कुछ है चौधरी महाशय,
सुना है वो जगह तो आपकी है, तो अगर उसे वहां से निकाल दिया जाए तो काम बन जाएगा। हाँ, इसमें मेरा क्या फायदा? अरे अभी तक फायदा नहीं समझे। अरे नरेन के उस बरगद के नीचे अब रोज हाट लगता है। उसे हटाने पर उस हाट का सारा लगान आपके हाथ में आएगा। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो रघु, बहुत अच्छी बात कही। इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं, पर इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, ये बताओ। मेरा भी फायदा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि का व्यापार अपने हाथ में ले लूं। अगर आप उसे निकाल सके तो आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। बहुत खूब, तो कल ही चलते हैं और नरेन को निकाल कर आएंगे। बहुत मजे कर लिए उसने, अब और नहीं। अब उसका खेल खत्म होगा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान। क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहा हूँ। आज सुबह सुबह जाकर बाजार ले आता हूँ, दोपहर को बहुत भीड़ होगी। ठीक है जाइए, मैंने भी चावल चढ़ा दिए हैं, सुबह सुबह सारा खाना खत्म कर लूंगी। अच्छा भाग्यवान, तुम चावल और दाल बनाकर रखना, और अगर घोष महाश है तो उन्हें पूरब वाला कमरा दिखा देना। फिलहाल वहीं बैठे। ठीक है, मैं कमरा खोल दूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए, वे बाजार चले गए, मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। कोई है? घर में कोई है? अरे आप कौन है? यहाँ क्या चाहिए? मुझे नहीं पहचानेंगी, मैं दूसरे गांव का हूँ। यहाँ मुसीबत में पड़कर आया हूँ। क्या मुसीबत हुई है आपकी? जमींदार के प्यादे मेरा पीछा कर रहे हैं, कृपया मुझे थोड़ी पनाह दीजिए। आपने उनके साथ ऐसा क्या किया कि वो वो बहुत लंबी कहानी है, पहले मुझे छिपने की जगह दीजिए, वो आते ही होंगे। अच्छा, ये मैं आपको एक सुरक्षित जगह बताती हूँ। वो देखिए, उस बरगद के पेड़ में एक खोखल यानी कोठरी है, वहाँ जाकर छिप जाइए। आवाज बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना वो आपको ढूंढ लेंगे। हाँ, आपने मेरी जान बचा ली। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। कोई आए तो कहिएगा कि मैं नहीं हूँ। नरेन, अरे ओ नरेन, तुम तो यहीं हो, तुम्हारे पास ही आया हूँ। अचानक मेरे पास? क्या बात है चौधरी महाशय? चौधरी महाशय एक जरूरी बात कहने आए हैं। तुम्हें ये घर खाली करना होगा। घर छोड़ना होगा? ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो मुझे यहाँ रहने दिया था। रहने दिया था, पर पूरे जीवन के लिए नहीं। इतने दिन तुमने फायदा उठाया, अब मेरी जगह मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं चौधरी महाशय, ये जगह मैं नहीं दे पाऊंगा। जरूरत हो तो आप इसके बदले पैसे ले लीजिए, पर हमें यहीं रहने दीजिए। अरे नहीं, वैसा नहीं होगा नरेन, हमें जगह चाहिए। तुम अपना इंतजाम देखो। ये जगह मैं नहीं छोड़ूंगा, ये सरकारी जमीन है। अगर सरकार कभी कहेगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। तुम देख रहे हो नरेन, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। सुनो, मैं प्यार से कह रहा हूँ, जगह छोड़ दो, वरना मुसीबत हो जाएगी। अरे हमें तो जानते ही हो, कुछ दिन पहले गोपू चाट उनकी जिद की वजह से, वो बात भूल मत जाना। हाँ, अब हम चलते हैं, कल तक घर खाली कर देना, समझे? हाँ जी, राय चौधरी क्यों आए थे? अरे मेरा तो सर्वनाश हो गया भाग्यवान। उन्होंने घर छोड़ने को कहा है। ये क्या कह रहे हैं?
अब क्या होगा? वो राय चौधरी अच्छे लोग नहीं हैं। अगर कुछ गलत कर दिया तो? वही सोच रहा हूँ भाग्यवान। देखते हैं क्या किया जा सकता है। शायद कल तक हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। शाम हो गई, अभी तक कोई प्यादा या कोई नहीं आया। लगता है वो आज ना आएंगे। उस बेचारे आदमी को बुला लाती हूँ, थोड़ा अंधेरा होते ही वो गांव से भाग सकेगा। ओ भाई, सुन रहे हैं? जल्दी आप बाहर आ जाइए। अरे क्या हुआ? क्या जमींदार के प्यादों ने देख लिया? नहीं नहीं, वो नहीं आए, पर शाम हो गई है, अब आप जा सकते हैं। आपको कोई नहीं देखेगा। हाँ हाँ, मुझे अभी जंगल जाना होगा। यहाँ रुकना मतलब खतरा। जंगल क्यों? ओह, मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। मैं सिंटू डाकू हूँ। लोग मुझे परोपकारी डाकू कहते हैं। इस गांव में एक किसान की मदद करने आया था, पर वो किसान खुद जमींदार का आदमी निकला जो मुझे पकड़ना चाहता था। हाँ हाँ, मैंने आपके बारे में सुना है। आप गरीबों की मदद करते हैं और अमीर साहूकारों को सजा देते हैं। सब आपकी तारीफ करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार सबकी सहायता करने का प्रयास करता हूँ। आज आपने प्यादों से मेरी जान बचाई है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हमें घर से निकालने के लिए राय चौधरी ने हुक्म दिया है। वो हमारा व्यापार खुद लेना चाहता है। कृपया उसके हाथ से हमारी रक्षा कीजिए। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। ठीक है, आज ही राय चौधरी को मैं उत्तर के जंगल में ले जाऊंगा। वो फिर कभी आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि वो हमारे सुखी संसार में आग ना लगाए। ऐसा ही होगा। और एक बात, अगर कभी सहायता चाहिए हो तो उत्तर के जंगल में आइएगा। और 7 बार सीटी बजाइएगा। मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, अब से किसी जरूरत पर आपके पास ही आऊंगी। मैं अब चलता हूँ। राय चौधरी से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ देर बाद नरेन और सावित्री। क्या सिंटू डाकू आया था हमारे घर? हाँ जी, सारा दिन उसी पेड़ के खोखल में था। जाने से पहले कह गया है कि राय चौधरी को सबक सिखाएगा। अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाग्यवान। राय चौधरी बहुत शातिर है। उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नरेन, नरेन, घर में हो? कौन? रघु भाई? हाँ भाई, मुझे बचा लो। क्यों? क्या हुआ आप लोगों को? राय चौधरी को कुछ लोग उठा ले गए हैं। मुझे भी धमकाया है कि अगर तुम्हारे घर की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मुझे यकीन है कि वो सिंटू डाकू के लोग थे। चौधरी महाशय का अपहरण हो गया? हाँ भाई, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। हम अब तुम्हारे किसी सामान पर लालच नहीं करेंगे। तुम अपने सुखी संसार में खुश रहो। बस एक विनती है, चौधरी को वापस ले आओ। तुम्हारे अलावा वो डाकू किसी की बात नहीं सुनेगा। अब मैं कहाँ से लाऊंगा? डाकू उन्हें कहाँ ले गए हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मैं सब बता देती हूँ। रघु बाबू, आप घर जाइए। राय चौधरी महाशय ठीक समय पर वापस आ जाएंगे। हम उन्हें ले आएंगे। पर आपकी बात से अगर आप मुकरे तो समझ लीजिएगा, इससे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। कभी किसी का सुखी घर तोड़ने नहीं जाऊंगा। आज समझ गया कि शेर को सवा शेर मिलता ही है। चलिए, आखिरकार समझ तो आ गया। आप भी याद रखिएगा, दूसरों का नुकसान करने वालों का हाल राय चौधरी जैसा ही होता है। समय रहते सुधर जाइए। तो हम जा रहे हैं चौधरी जी को बचाने। रात का समय। राय चौधरी एक पेड़ से बंधे हुए हैं और डर से कांप रहे हैं। तभी सावित्री और नरेन वहां पहुंचते हैं। सावित्री हाथ में शंख लेकर उसे जोर से बजाती है। अरे, ये तो वही भली मानस है जिसने मेरी जान बचाई थी। ये यहाँ आई है। जाओ, उन्हें पूरे सम्मान के साथ यहाँ लेकर आओ। नरेन और सावित्री पास आते हैं। कहो बहन, इस आधी रात को आप यहाँ कैसे? क्या फिर से किसी ने आपको परेशान किया?
नहीं भाई, हम यहाँ राय चौधरी जी को छुड़ाने आए हैं। रघु बाबू हमारे घर आए थे और अपनी गलती मान ली है। हम चाहते हैं कि अब सब कुछ शांत हो जाए। हाँ भाई, इन्हें छोड़ दीजिए। ये समझ चुके हैं कि दूसरों का बुरा करने का अंजाम बुरा ही होता है। सुना आपने चौधरी जी, जिन्हें आप आज घर से बेघर करना चाहते थे वही आज आपकी जान बचाने आए हैं। आज अगर ये बहन यहाँ नहीं आती। सिंटू डाकू इशारा करता है और उसके साथ ही राय चौधरी के बंधन खोल देते हैं। राय चौधरी लड़खड़ाते हुए नरेन के पैरों के पास गिर जाते हैं। अब मुझे माफ कर दो नरेन, मुझे माफ कर दो सावित्री। लोभ और अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे समझ आ गया है कि असली धन पैसा नहीं बल्कि इंसानियत है। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाऊंगा। उठिए चौधरी जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। आज समझ में आया कि कानून अपने हाथ में लेना सही नहीं है। डर से नहीं, इंसानियत से इंसान बदलता है। तुम लोगों ने मुझे सजा नहीं सीख दी है। चलिए अब घर चलें। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दूसरों का घर उजाड़ने की कोशिश करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। परोपकार और क्षमा ही मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो विधाता भी